नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब हम देखेंगे, इससे पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट्स पड़े इंडिया की इकोनॉमी पे, वो हमने देखा। देन हमने सत्याग्रह मूवमेंट देखा जो गांधी जी ने चलाया। अब हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च बाय MK गांधी, महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन तीनों ने लॉन्च किया था नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को। ये कब लॉन्च हुआ? जनवरी 1921 में लॉन्च हुआ। मैनी सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, और इस मूवमेंट के अंदर जितने भी सोशल ग्रुप्स थे मोस्टली सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे। और देखिए जो एक वर्ड आया था स्वराज, इसका अपने अनुसार सब ने अपना अपना मीनिंग निकाला। ठीक है, जितने सोशल ग्रुप्स थे तो उन्होंने अपनी थिंकिंग से, अपने आइडियाज से उनका अलग अलग मीनिंग निकाला स्वराज का। ओके, द मूवमेंट्स इन टाउन्स। अब टाउन के अंदर क्या था मूवमेंट्स का, देखिए। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स। हजारों विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट स्कूल्स को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, बिकॉज वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे थे। मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेशन, इसलिए उन्होंने कहा नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को लेफ्ट कर दिया। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिज़ाइन। जितने भी हेड मास्टर्स थे और टीचर्स थे सब ने गवर्नमेंट स्कूल से रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। और जितने भी लॉयर्स थे, वकील थे, वो जो अपनी कानूनी जो प्रैक्टिस कर रहे थे उन्होंने उसको छोड़ दिया, गेव अप कर दिया। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। और फॉरेन जो विदेशी वस्त्र, उनको बायकॉट किया गया। विदेशी वस्त्र इट मीन्स जो ब्रिटेन से आ रहे थे, जो ब्रिटेन की मशीनरी बना बना के हमें सस्ते दामों पर दे रही थी। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा है, कपास वगैरह, और वहाँ पे वो क्या करते हैं कि मशीन के थ्रू उसको कपड़ा बना देते हैं, और जो रॉ मटेरियल है वो हमसे यहाँ पे कम दामों पर ले जा रहे थे, और वहाँ मशीन के थ्रू कपड़ा बना करके वापस इंडिया के अंदर ला रहे थे, और वो हमें सस्ते दामों पर वो महंगे दामों पर वो हमें देते थे। ठीक है। फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्nt इन ह्यूग बोनफायर। जो फॉरेन क्लॉथ से, जो विदेशी वस्त्र थे, उनको जला दिया गया एक ह्यूग बोनफायर के द्वारा, मतलब उनकी होली जलाई गई विदेशी वस्त्रों की। स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट इन टाउन्स। ये तो उसका पीक दिखा रखा था कि कितना क्या हुआ उस मूवमेंट के टाइम पे। फिर ये स्लो डाउन कैसे हुआ? खादी वाज एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि जो खादी के वस्त्र लोग पहनते थे ना उस टाइम पे, जो मोटा कपड़ा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था, क्योंकि वो हाथ से बनता था, और जो ब्रिटेन की जो मशीनरी बेच रही थी वो सस्ते दामों पर बेचती थी। तो जो खादी है वो एक्सपेंसिव होने की वजह से नॉर्मल कॉमन पीपल उसको नहीं परचेज कर पा रहे थे। लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। अब स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपने प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया, हेड मास्टर्स टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल से रिज़ाइन कर दिया। बट उस टाइम मोस्टली ब्रिटिशर्स के ही स्कूल्स चल रहे थे, हर जगह ब्रिटिशर्स का बोलबाला था, मोस्टली इंस्टीट्यूशंस उनके थे, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। उस कमी होने की वजह से भी ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, और वापस से स्टूडेंट्स स्कूल जाने लग गए, टीचर्स अपने स्कूल में वापस से चलने गए, लॉयर्स ने भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो वापस से धीरे धीरे मूवमेंट वहाँ पे पहुँच गया। आगे देखिए, रिबेलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड इट मीन्स ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज़ में कैसे विद्रोह हुआ, रिबेल हुआ, वो देखेंगे हम। पीजेंट्स किसान हैड टू डू बेगार। एक बेगार एक टैक्स होता है, आपने पहले भी देखा होगा, एक कर होता है बेगार। एंड वर्क एट द लैंड लॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। अब बेगार का क्या मतलब होता है? बेगार मीन्स होता है कि लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में काम करना विदाउट एनी पेमेंट, इट मीन्स बिना पेमेंट के काम करना। ठीक है, जो पीजेंट्स हैं उनको बिना किसी वेतन, बिना किसी सैलरी के अपने मालिक के खेतों में, फार्म्स में काम करना पड़ता था। ये क्या कहा जाएगा? बेगार। बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सेटअप अवध किसान सभा। देखिए, इसके खिलाफ बाबा रामचंद्र जो कि पिक्चर में दिखाए हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की, इसको सेटअप किया। दे डिमांड टू अबोलिश ऑफ बेगार सिस्टम। इन्होंने डिमांड की कि जो बेगार सिस्टम है ना, विदाउट पेमेंट काम करने वाला, इसको अबोलिश किया जाए। मैनी पीपल मिस इंटरप्रेटेड द आइडियाज़ ऑफ गांधी जी। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि गांधी जी के आइडिया को मिस इंटरप्रेट ले लिया, मतलब इसको मीनिंग गलत लिया। स्वराज इन प्लांटेशंस। देखिए, जो बागान होते थे ब्रिटिशर्स के, उसमें स्वराज का क्या मीनिंग था, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि स्वराज का भी सोशल ग्रुप्स ने अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकाला था। द गवर्नमेंट हैड पास्ड द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट फर्स्ट ऑफ 1859। देखिए, सरकार ने एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पास किया जो कि 1859 में किया, अंडर विच, जिसके अकॉर्डिंग
प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड्स, जिसके अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनको परमिशन नहीं थी लीव द फील्ड्स की, वो खेतों को छोड़ के, बिना परमिशन के वो खेतों को नहीं छोड़ सकते थे। वर्कर्स इंटरप्रेटेड द गांधी जी राज, और जो वर्कर्स थे ना, उन्होंने कहा कि गांधी राज आएगा, गांधी जी ने कहा है, ठीक है, नॉन कोऑपरेट करना है, स्वराज लाना है। दे वॉयलेटेड द एक्ट, अब उन्होंने क्या किया, इस एक्ट का विरोध कर दिया कि नहीं, हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे, हम विदाउट परमिशन छोड़ेंगे फील्ड्स को। हैंस दे वर बीटन बाय द पुलिस, अगर अब वो ऐसा कर रहे हैं तो ये तो सही है कि जो ब्रिटिश हैं वो इसको दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, और इसीलिए वो पुलिस के द्वारा उनको पीजेंट्स को बीटन किया गया, पीटा गया। फरवरी 1922, इन फरवरी 1922 गांधी जी विड्रो दिस मूवमेंट, और देखिए ये वॉयलेंट हो गया था ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है। बारदोली के सत्याग्रह, वहाँ पे 12 फरवरी 1922 की घटना है, तो वहाँ पे जो एक पुलिस थाना था उसको लोगों ने आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले भी मर जाते हैं। तो इस वजह से गांधी जी जो हैं वो बारदोली में इसको वापस ले लेते हैं, विड्रा कर लेते हैं इस मूवमेंट को, ठीक है, कि नहीं वॉयलेंट हो गया ये विद्रोह, मैंने नॉन वॉयलेंस के लिए बोला था, तो अब मैं इस विद्रोह को वापस करता हूँ, इस मूवमेंट को वापस लेता हूँ। और उस टाइम पे ये विद्रोह जो है वो पीक पर था। ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियंस बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडियंस को ट्रेन करेंगे कि मास स्ट्रगल ना हो, ठीक है, विदाउट वॉयलेंस सारे मूवमेंट्स हों। आगे देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल्स, ठीक है, नागरिक, डिसओबीडियंस अवज्ञा आंदोलन हम देखेंगे, सविन अवज्ञा आंदोलन भी बोल सकते हैं। द स्वराज पार्टी, अब देखिए एक पार्टी थी स्वराज, ये क्वेश्चन भी बनता है किसने फॉर्म किया, कब किया। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे राजनीतिक नेता सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया द आइडिया ऑफ फाइटिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए बहुत सारे ऐसे नेता थे पॉलिटिकल जो वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर हम एंट्री करें, उसके अंदर हम जाएं, फिर उनके जो एक्ट हैं, जो उनके रूल्स हैं, उनका हम अंदर जाके विरोध करें, ठीक है, अंदर मतलब गवर्नमेंट के अंदर हम घुस जाए। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी 1922, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर ए मोर रेडिकल एजिटेशन। देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उन्होंने प्रेशराइज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकल एजिटेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्रोह और बहुत स्पीडली हो। रीजन्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब देखेंगे कि रीजन्स क्या थे। साइमन कमीशन आया था 1927 में, ठीक है। अब साइमन कमीशन को जो है वो वाइट कमीशन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे, देखो आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है, इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 जो है वो सारे क्या थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, उसमें कोई भी इंडियन नहीं लिया गया था, तो उन्होंने उसको वाइट कमीशन भी कहा और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी कमीशन के आने की वजह से 1928 में जो है वो लाला लाजपत राय जी है वो लाहौर में साइमन का विरोध कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने उन पर लाठियाँ बरसाई तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उस टाइम में वो लाइन भी बोलते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक कील जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए एक ताबूत साबित होगी। इट मीन्स जो तुम लोगों ने किया है वो तुम्हें जल्दी उसका भुगतान करना पड़ेगा। वो लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे। इधर है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। देखिए 1929 में पूरा वर्ल्ड जो है एक आर्थिक मंदी से जूझता है, क्योंकि जो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वहाँ पे शेयर्स गिर जाते हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो सभी कंट्रीज़ पे पड़ता है, इंडिया पे भी होता है उसका इफ़ेक्ट। आगे देखिए साइमन कमीशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1927 में आया था ये। द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज सम ड्रॉबैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ऑफ 1919। देखिए जो इंडियन मेंबर्स थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसको एक्सपोज कर रहे थे, कुछ ड्रॉबैक्स बता रहे थे कि जो आप लोगों ने 1919 में जो आप एक्ट लेके आए हो ना वो गलत है, जो कि हमने पढ़ा था रोल्ट एक्ट, जिसके अनुसार शक के आधार पर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को 2 साल जेल में डाला जा सकता था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जैसा कि इसका रिजल्ट हुआ, अब इतना उन्होंने किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो इतना कुछ होने के बाद इन लोगों को कमीशन तो बुलाना पड़ा ब्रिटिशर्स को, भारतीयों को शांत करने के लिए। तब उन्होंने साइमन कमीशन बुलाया कि आएगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा। तो साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड 1927 टू सजेस्ट एनी फर्दर रिफॉर्म्स। तो साइमन कमीशन का क्या काम था कि वो आगे
को कैसे सुधार किए जा सकते हैं, ये सभी बातों के लिए वो आया था और सजेस्ट करने वाला था इंडिया में सुधारों के लिए। दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 मेंबर्स थे। एंड इट्स चेयरमैन वो सर जॉन साइमन, और उसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन। इस कमीशन को वाइट कमीशन भी बोला जाता है बिकॉज 7 मेंबर्स जो है वो सारे ब्रिटिशर्स थे। इंडियन बाइकॉटेड, इंडियन ने इस कमीशन का बाइकआउट किया। क्यों? क्या रीज़न था? बिकॉज देवर नो इंडियन मेंबर्स इन इट, क्योंकि इस कमीशन में उन्होंने कोई इंडियन मेंबर नहीं लिया था। दैट्स वाई इसका विरोध किया गया। मोर एवर, फिर भी देयर वॉज नो इंडिकेशन ऑफ स्वराज, यहाँ इस साइमन कमीशन ने स्वराज का कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि हम स्वराज स्थापित करेंगे, लाएंगे। विच वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडियंस, जो कि भारतीयों की फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि स्वराज होना चाहिए। ओके, अब आपको मुझे मीनिंग बताना है कि स्वराज का मीनिंग। विच दिस कमीशन अराइव्ड इन 1928, ये कमीशन 1927 में सेटअप किया गया और ये इंडिया आता है 3 फरवरी 1928 को ये आता है। इट वॉज मेट विद डेमोस्ट्रेशंस विद बैनर्स, और जो भी आता है तो इसका वेलकम क्या होता है? बैनर्स के साथ, काले झंडों से इसका वेलकम किया जाता है। जगह जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। अब देखिए, इंडियन यूनाइटेड गैर साइमन गो बैक, इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं। देखिए आप देख रहे हो पिक्चर्स में, जॉन साइमन की पिक भी आप दिख रही है आपको। ग्रेट डिप्रेशन, द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसा कि 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में होता है, तो उसका ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है कि एक हाई लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर और इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर। पॉवर्टी इंक्रीज बाय 1930 ड्यू टू हाई टैक्सेस, 1930 तक जो गरीबी है वो हाई टैक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आता है अब। सिविल डिसओबीडियंस इज़ द एक्टिव प्रोफेस्ड रिफ्यूज़ल टू ओबे सर्टेन लॉज। देखिए इसका नाम है डिसओबीडियंस, अवज्ञा, इट मीन्स आज्ञा का पालन नहीं करना, जैसा कि नाम से लग रहा है। ये एक्टिव था, प्रोफेस्ड रिफ्यूज़ल टू ओबे, इसमें साफ मना किया था कि हम कानूनों को, निश्चित कानूनों को रिफ्यूज़ करते हैं। डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ गवर्नमेंट, हम अपने डिमांड्स को लाएंगे, कमांड्स को गवर्नमेंट के ऊपर लाएंगे। और ऑफ एंड ऑक्यूपाइंग इंटरनेशनल पावर, और हम एक इंटरनेशनल पावर को गेन करेंगे। सिविल, इट मीन्स इंडिया से बाहर। सिविल डिसओबीडियंस इज़ अ सिम्बॉलिक और रिचुअलिस्टिक वॉयलेंस ऑफ द लॉ, जो ये वॉयलेंस है एक सिंबल था रिचुअलिस्टिक वॉयलेंस का कि हम अब इनका विरोध करेंगे कानूनों का, रादर देन ए रिजेक्शन ऑफ द सिस्टम एज अ वोल। हम एक रिजेक्शन, पूरे सिस्टम को रिजेक्ट नहीं करेंगे एज अ वोल पूरे रूप से, बट इसकी जो सर्टेन लॉ हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जो गलत हैं, कुछ इनकी डिमांड्स हैं जो गलत हैं, कमांड है, उनको हम रिफ्यूज़ करेंगे। ओके, वो पूरे को नहीं करेंगे बट कुछ कुछ डिमांड्स उनको करेंगे। साल्ट मार्च, नमक साल्ट मार्च आप जानते हो। महात्मा गांधी बिलीव दैट साल्ट कुड बी अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन। महात्मा गांधी जी का ये बिलीव था, ये विश्वास था कि जो नमक है एक पावरफुल सिंबल है, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है पूरे नेशन को यूनाइट करने का, एकता के सूत्र में बांधने का। क्योंकि आप सबको पता है नमक जो है वो एक हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश, स्कॉफ्ड एट द आइडिया, और अधिकतर लोग जो है ब्रिटिशर्स के आइडिया से नाखुश थे। अबॉलिशन ऑफ द साल्ट टैक्स वॉज अमंग मैनी डिमांड्स विच वर रेज्ड बाय गांधी जी थ्रू अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन। साल्ट मार्च, देखिए जो नमक जो यात्रा हुई थी, दांडी मार्च भी हम जिसको बोलते हैं, उससे पहले गांधी जी ने क्या किया था, लॉर्ड इरविन उस टाइम पे जो वाइसराय थे 1931 के टाइम पे, 30-31 में, उसके पास गांधी जी ने 11 डिमांड, इट मीन्स 11 डिमांड भेजी, 11 मांगों का एक मांग सूत्र भेजा कि अगर आप इन डिमांड्स को मान लेते हो तो मैं आगे कोई आंदोलन नहीं चलाऊँगा, ठीक है, अपना मूवमेंट वापस स्टार्टिंग नहीं करूँगा, और कोई चल रहा है तो उसको वापस ले लूँगा, लेकिन आप मेरी ये 11 डिमांड मान लो। उसमें एक डिमांड ये भी थी कि अबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि उस लेटर को पढ़ने से पहले उनको मना कर दिया, मिलने से ही मना कर दिया, लेटर तो बहुत दूर की बात है। द साल्ट मार्च और डांडी मार्च वो स्टार्टेड बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930। जो साल्ट मार्च है जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं, जो कि साबरमती से गांधी जी ने स्टार्ट की थी, कब की थी, 12 मार्च 1930 को। इसकी एंडिंग कब होती है, 6 अप्रैल 1930 को। ओके, तो इसीलिए गांधी जी साल्ट मार्च को स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, ही वॉज अकम्पनीड बाई 78 वॉलंटियर्स, उनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे। एक गांधी जी हो, अगर आपसे पूछा जाए उनके साथ कितने सदस्य थे तो 78। अगर ये पूछा जाए टोटल मेंबर कितने थे तो 78, और प्लस में एक गांधी जी हो गए, और एक जो है उस टाइम पे राइटर भी थे जो ब्रिटिशर्स थे, तो टोटल 80 मेंबर्स थे।
दे वॉकड फॉर 24 डेज़। अब देखिए, अब 12 मार्च और अब 6 अप्रैल तक का टाइम लगाएं। 24 डेज़ उन्होंने एक डिस्टेंस को कवर किया। वो डिस्टेंस कितना था? 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू डांडी। साबरमती से स्टार्ट होता है और डांडी पे ख़त्म होता है। वहाँ पे नमक उठा करके और नमक को बॉईल करके पानी को नमक निकाल के उसको अबॉलिश करते हैं। मैनी मोर जॉइन दैम इन द वे। बहुत सारे लोग उनको ज्वाइन करते हैं। ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ceremonially violated the law by taking a fistful of salt. द साल्ट मार्च मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और यहीं से बिगनिंग होती है किसकी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। साल्ट मार्च, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द साल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर सभी लोगों ने इस साल्ट लॉ को ब्रोक किया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ने लॉ ब्रोक किया। पीपल डिमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। साल्ट गवर्नमेंट की जो साल्ट फैक्ट्री फॉरेन कोट किया गया, जैसा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हुआ था। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। पीजेंट्स ने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइन। और जो विलेज ऑफिशियल्स थे, इट मीन जो ये सरपंच या छोटे मोटे जो काम करते थे, पटवारी वगैरह, जमींदार वगैरह, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। ट्राइबल पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉज। और ट्राइबल पीपल जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वॉयलेट कर दिया। फॉरेस्ट लॉज इट मीन्स ब्रिटिशर्स एक फॉरेस्ट लॉ लेके आए थे। आप सभी को पता है, जैसा कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, दिकूज वगैरह आपने आउटसाइडर्स पढ़े थे, कि जो ट्राइबल होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं छोटी मोटी, वो जंगलों में रहती हैं और जंगलों में वो अपना जीवन यापन करती है। वहाँ से मान लो कुछ मटेरियल्स, घी, वहाँ पे आप देखते हो कि हनी निकलता है या फल फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होती हैं, उन सब को वो सोल्ड करके अपना जीवन यापन करते थे। और जो ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट लॉ लेके आए, इसके अकॉर्डिंग ट्राइबल्स को उनके अंदर एंट्री नहीं की जाती थी। फॉरेस्ट में एंट्री नहीं कर सकते थे। वहाँ से वो लकड़ी नहीं ले सकते थे, फल फ्रूट नहीं ले पा रहे थे, हनी, तो उन्होंने उनका विरोध किया। ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं, देखिए दांडी मार्च की। गांधी जी चल रहे हैं आगे आगे, हाथ में लकड़ी है उनके। अब देखिए गांधी जी ने चलाया तो ब्रिटिशर्स भी अपना रिस्पॉन्स करेंगे, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया? देखिए, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर्स। अब इसके विरोध में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, जेल में डालो। दिस लेड टू वॉयलेंट क्लैशेज इन मैनी प्लेसेस। इससे क्या है कि कई जगह पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस फैल गया, हिंसा फैल गई। लोगों को पीटा गया, जेलों में डाला गया, ज़बरदस्ती उन पर गोलियां चलाई गई। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अबाउट अ मंथ लेटर। महात्मा गांधी जी को भी 1 महीने के बाद अरेस्ट कर लिया गया। पीपल बिगेन टू अटैक द सिम्बल्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अब लोगों ने क्या किया कि जितने भी ब्रिटिश रूल के जो सिम्बल्स थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, सच एज पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स,